Hello everyone, I am Abhishek and today we will continue scientific management which we started in our previous session. और अगर आपने मेरे पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें एक बार, जिससे कि प्रबंधन की आपकी बेटर समझ डेवलप हो सके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले हम टेलर को समझें, उससे पहले हम जो है उस समय के वातावरण को समझ लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है वो अपना 1784 में स्टार्ट हुई थी, जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था। स्टीम इंजन मतलब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ था। इसके बाद औद्योगिक क्रांति का जो दूसरा चरण है वो 1870 में प्रारंभ हुआ। इसी को हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2.0, और अभी जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का चौथा चरण चल रहा है, या कुछ विद्वान इसे 5वां चरण भी मानते हैं। तो ये जो औद्योगिक क्रांति का पहला चरण है, इसमें मैकेनाइजेशन पे ज्यादा फोकस था, मशीनीकरण पे। मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण। और ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दूसरा चरण है उसमें जो है इलेक्ट्रिफिकेशन प्रारंभ हो चुका था। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब विद्युतीकरण। जहां इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले चरण की विशेषता मैकेनाइजेशन थी, वहीं जो दूसरा चरण है उसमें मास प्रोडक्शन। स्टार्ट हुआ। मास प्रोडक्शन का मतलब हो गया बड़े पैमाने पर उत्पादन। तो टेलर ने देखा कि कार्य करने का कोई भी व्यवस्थित तरीका नहीं है, और जितने भी जो प्रबंधक और कर्मचारी हैं वो रूल ऑफ थंब जो है, या अंगूठे का नियम भी जिसको बोलते हैं, उसके अनुरूप व्यवहार करते थे। रूल ऑफ थंब का मतलब हो गया अंगूठे का नियम। अंगूठे के नियम का मतलब हो गया कि अपना जो है पर्सनल जजमेंट पे काम करना। पर्सनल जजमेंट मतलब व्यक्तिगत अनुमान। तो या तो पर्सनल जजमेंट के हिसाब से काम करना, या तो फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करना। एक्सपीरियंस मतलब अनुभव के आधार पर कार्य करना। इसलिए अंगूठे के नियम को जो है अनुभवाश्रय भी कहते हैं, मतलब अनुभव का आश्रय ले लेना। अब क्योंकि कार्य करने का कोई व्यवस्थित तरीका डेवलप नहीं था, तो जो है अनुभव के आधार पे, या कि जो पर्सनल जजमेंट्स हैं, व्यक्तिगत जो अपने अनुमान हैं, उसके हिसाब से काम किया जाता था। और इस तरह से काम करने पर जो है ट्रायल एंड एरर की जो है मेथड अपनानी पड़ती थी, यानी कि प्रयास और त्रुटि विधि। अब ये ट्रायल एंड एरर मेथड में होता क्या था, सपोज कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुई, तो ये प्रॉब्लम को हल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, इसका कोई व्यवस्थित तरीका तो था नहीं। तो जो है अलग अलग सॉल्यूशन जो है वो ट्राई किए जाते थे।
जैसे कोई एक ट्रायल किया, उसका रिजल्ट देखा, इससे क्या समस्या सॉल्व हो गई? अगर हो गई है तो फिर वहीं पे रुक जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो फिर जो है दूसरा ट्रायल कुछ करेंगे, दूसरा रास्ता अपनाएंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, उससे क्या समस्या सॉल्व हो रही है, फिर तीसरा ट्रायल करेंगे। अगर दूसरा ट्रायल में भी जो है असफल रहे, रिजल्ट जो है आशा के अनुरूप नहीं आया, तो इसमें जो है फिर रिजल्ट आया, अब सपोज ये ठीक आ गया। तो इस तरह से एक काम को करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसके लिए 3 बार जो है एफर्ट्स किया। अब एफर्ट किया तो फिर उसमें सारी चीज़ें वेस्ट हुई, एनर्जी वेस्ट हुई, टाइम वेस्ट हुआ, रिसोर्सेज वेस्ट हुए। तो टेलर का ये कहना था कि जो ये ट्रायल एंड एरर मेथड है, उसकी बजाय जो है एक कोई साइंटिफिक तरीका अपनाया जाए। साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक प्रविधियां। जिससे कि किसी भी कार्य का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाए, वर्क का जो है साइंटिफिक एनालिसिस किया जाए, और इस तरह से जो है किसी भी कार्य को करने का जो है वन बेस्ट वे खोजा जाए, एक सर्वोत्तम तरीका। एक सर्वोत्तम तरीका। और टेलर की इसी फिलॉसफी ने वन बेस्ट वे फाइंड करने की, उस समय पर जो फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन सिस्टम था उसका काया पलट करके रख दिया। आइए अब ट्रायल एंड एरर या कि जो अपना प्रयास और त्रुटि विधि है उसका एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे अब तो काफ़ी समय बदल चुका है, मोबाइल वगैरह आ गए हैं, गूगल मैप वगैरह आ गए हैं, लेकिन आज से अगर जो 15-20 साल पहले जो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो सपोज आप अगर किसी नए शहर में गए, मुंबई में ही गए, और वहां पर आपको किन्हीं रिलेटिव का अगर घर ढूंढना है, तो उस समय ऐसा कोई मोबाइल भी नहीं रहते थे कि भाई जो है अपना इन्फॉर्म कर दो कि हमें लेने के लिए आ जाओ, और ना ही गूगल मैप हुआ करते थे। तो उस समय क्या होता था भाई, कहीं पे जो है चौराहे पे किसी दुकान पर जो है अपना एड्रेस पूछ लिया, फिर अपने रास्ते पे गए, फिर किसी गलत रास्ते पे निकल गए, फिर वापस आए, फिर दूसरे रास्ते पे गए, फिर थोड़ा आगे निकल गए, फिर वापस गए, फिर जाकर के पता चला उस घर पे पहुंचे जहाँ पे हमें पहुंचना था। तो ये एक तरह से ट्रायल एंड एरर की मेथड हो गई कि भाई पहले ये जो है रास्ता ट्राई किया, फिर ये रास्ता ट्राई किया, फिर ये रास्ता ट्राई किया, और उसके बाद फिर जो है मुकाम पे पहुंचे। और वहीं पर अगर आपको वन बेस्ट वे पता हो, जैसे कि आपका खुद का ही जो शहर रहता है, वहाँ पर अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं, तो आपको पहले से ही मालूम है कि भाई ये है रिलेटिव का घर और ये है आपका घर, तो आपको मालूम है कि जो है ये रास्ता यहाँ से जाएगा, ये जाएगा, ये है शॉर्टेस्ट रूट। और भी कई सारे रूट हैं कि ये लॉन्गेस्ट रूट है, कोई जो है और लॉन्गेस्ट रूट है, लेकिन आपको बिल्कुल मालूम है कि भाई ये जो है शॉर्टेस्ट रूट है, ये वन बेस्ट वे आपको पहले से ही पता है। तो अगर आपको यहाँ पर जाना है तो आपको कितना टाइम भी बच गया, एनर्जी बच गई, रिसोर्सेज आपका पेट्रोल बच गया। तो टेलर इसी वन बेस्ट वे को खोजने के लिए बताते हैं कि जो साइंटिफिकली है चीज़ों का एनालिसिस किया जाए और एक वन बेस्ट वे किसी भी काम को करने का खोज लिया जाए और पूरी फैक्ट्री में उसको लागू कर दिया जाए। जैसा कि हमने लास्ट सेशन में सिस्टम अप्रोच समझा था, यहाँ पर इनपुट रहता है यानी कि आगत, यहाँ पर जो है प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस। तो टेलर कहते थे कि यहां पर जो है ना आगत में भी वन बेस्ट वे का यूज किया जाए और प्रक्रिया में भी जो है वन बेस्ट वे का यूज किया जाए, एक सर्वोत्तम तरीके का।
अब जैसे इनपुट में देख सकते हैं कि बोलेंगे कि सबसे बेटर मशीन यूज़ करो। वन बेस्ट वे क्या है करने का, जो पीपल या श्रमिक है उनका भी बेहतर चयन करो, बेहतर तरीके से उनको ट्रेन करो। जो मटेरियल है यानी कि कच्चा माल वो बेस्ट यूज़ करो। इसी तरह से काम करने की सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या है या बेस्ट जो है मेथड क्या है उसको यूज़ करो। और जब ये सभी कुछ बेस्ट कर लेंगे यूज़, तो जो अपना एफिशिएंसी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। एफिशिएंसी यानी दक्षता या कार्यकुशलता। तो इस तरह से जो है टेलर ने एफिशिएंसी या दक्षता पे बहुत ज़्यादा बल दिया। एफिशिएंसी का अर्थ होता है कि कम से कम जो है रिसोर्सेज में आउटपुट प्राप्त किया जाए, ऑप्टिमम यूजेस ऑफ रिसोर्सेज या संसाधनों का जो है सर्वोत्तम उपयोग। अब जैसे कि हमने देखा कि टेलर ने जो है कार्य के वैज्ञानिक विश्लेषण पर बल दिया। तो ये वैज्ञानिक विश्लेषण होता क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, जो साइंटिफिक अप्रोच या वैज्ञानिक कोई तरीका है उसको अगर अप्लाई करना है तो ये 5 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करनी पड़ती हैं। इसको एक एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं। जैसे कि क्रायोजेनिक इंजन होता है, इसको हिंदी में भी क्रायोजेनिक इंजन ही बोलते हैं। अब वैज्ञानिकों ने इसका क्रायोजेनिक इंजन का आविष्कार क्यों किया? ये जैसे पृथ्वी है तो इससे ऊपर जो है 36,000 किलोमीटर ऊपर यानी कि 36,000 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट जो भेजते हैं, उस सैटेलाइट को भेजने के लिए जो है क्रायोजेनिक इंजन का आविष्कार किया गया। जितने भी ये GSLV लॉन्च व्हीकल्स होते हैं जिससे कि अपना है उपग्रहों को ऊपर भेजते हैं, जो रॉकेट जैसे दिखते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं ICBM, जो लंबी दूरी तक मार करती हैं। पृथ्वी के किसी भी कोने पर इन मिसाइलों से अटैक किया जा सकता है। इनमें यही क्रायोजेनिक इंजन लगा हुआ रहता है। जैसे स्टेप 1 हम देखें, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। किसी भी कार्य का जो है वैज्ञानिक विश्लेषण करना हो तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ता है, मतलब कि समस्या परिभाषित करना पड़ता है। अब इसमें समस्या क्या थी कि पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर जो है ऊपर हमें सैटेलाइट भेजना था, तो ये प्रॉब्लम हो गई। अब उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते थे? जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो फ्यूल की होती है, या प्रोपेलेंट भी जिसे बोलते हैं, प्रोपेलेंट या फ्यूल यानी कि ईंधन। अब ईंधन 3 तरह के हो सकते हैं। एक तो सॉलिड हो सकता है यानी कि अपना ठोस, एक अपना लिक्विड हो सकता है यानी कि द्रव, और एक हो सकता है गैस। तो इस तरह से हमारे पास 3 ऑल्टरनेटिव्स हैं या कि विकल्प हैं। तो डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस या वैकल्पिक समाधानों का विकास करते हैं। तो हमने 3 वैकल्पिक समाधानों का विकास कर लिया कि इन 3 में से कोई एक ईंधन उपयोग कर सकते हैं इसमें 36,000 किलोमीटर ऊपर सैटेलाइट को भेजने के लिए। अब जो थर्ड स्टेज है वो है एंटिसिपेटिंग कॉन्सिक्वेंस, यानी कि परिणामों का पूर्वानुमान। अब इसमें जैसे गैस का फ्यूल यूज करें तो उसके लिए रॉकेट का साइज बहुत बढ़ जाएगा। जो रॉकेट है उसमें गैस स्टोर कैसे करेंगे, उसका साइज बहुत बढ़ जाएगा तो वेट बढ़ जाएगा। तो ये जो है 36,000 किलोमीटर भेजने के लिए जो थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से गैस का फ्यूल तो यूज़ कर नहीं सकते। ये अपने परिणाम का पूर्वानुमान कर लिया कि इसका परिणाम ये रहेगा कि जा ही नहीं पाएगा, गैस का इतना भारी बन जाएगा। अब ये दूसरा है कि सॉलिड फ्यूल का यूज़ करें यानी कि ठोस ईंधन का प्रयोग करें। अब सॉलिड के साथ ये दिक्कत रहती है कि जो सॉलिड फ्यूल है उसके साथ जो है ऑक्सीजन को मिक्स करके सॉलिडिफाई करना पड़ता है, यानी कि इनको ठोस बनाना पड़ता है दोनों को, और इसके बाद फिर वो रॉकेट में स्टोर होता है। और जब ये फ्यूल और ऑक्सीजन मिल जाती है दोनों और उसमें एक बार आग लग जाती है तो फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो कंट्रोल में फिर नहीं रहता। और जबकि रॉकेट में रहता है थ्रस्ट को जो है कई बार कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये सॉलिड फ्यूल भी जो है कॉन्सिक्वेंसेस इसका फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है। तो बचा फिर जो है लिक्विड जो है फ्यूल यूज़ करना। तो ये जो अपना GSLV रॉकेट रहता है उसके जो सबसे ऊपर रहता है क्रायोजेनिक इंजन जो लगा रहता है यहाँ सबसे ऊपर, उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिक्विडिफाई करके यानी कि अपना द्रव के रूप में
अलग अलग स्टोर किया जाता है और नोजल्स उनको जो है, 2 नोजल्स, एक से हाइड्रोजन रिलीज होती है, एक से ऑक्सीजन रिलीज होती है, और जो थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है वो पूरी हो जाती है। इस तरह से हमने जो सभी की कॉन्सिक्वेंसेज या परिणाम समझे, तो फिर पता चला कि जो है सिर्फ लिक्विड फ्यूल को यूज़ किया जा सकता है अगर 36,000 किलोमीटर पे हमें भेजना है कोई सैटेलाइट को। अब इसको लेकर के जो है साइंटिस्ट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, यानी कि शोध और विकास, अनुसंधान और विकास, और देखते हैं कि एक्चुअल में जब ये लिक्विड फ्यूल यूज़ हो रहा है या द्रव ईंधन प्रयोग में आ रहा है तो उतना थ्रस्ट क्या जनरेट हो रहा है कि यहाँ पर जा सके सैटेलाइट हमारा। तो इसको बोलते हैं मेजरिंग प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति का मापन करना। और जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है कि हाँ ये जो है अपना लिक्विड फ्यूल यूज़ करने से जो है एडिक्वेट थ्रस्ट आ रहा है या कि अपना जो है आवश्यक थ्रस्ट की प्राप्ति हो रही है, तो एक निष्कर्ष निकाला जाता है, ड्राइंग कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालना कि हाँ ठीक है, एक ऐसा इंजन का आविष्कार किया जा सकता है जो कि 36,000 किलोमीटर पे हमारा सैटेलाइट को भेज दे। तो इस तरह से हमने देखा कि एक पूरा जो है साइंटिफिक अप्रोच या वैज्ञानिक तरीके का उपयोग करके एक वन बेस्ट वे खोजा गया इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह से जो टेलर थे वो जो भी अपना उत्पादन या प्रोडक्शन में जो भी गतिविधियां संलग्न थी, जो अपना प्रोसेसेस होती थी, सभी में जो है वन बेस्ट वे यानी एक सर्वोत्तम तरीके की खोज पर बल देते थे, इस तरह की वैज्ञानिक प्रविधि या इस तरह की स्टेप्स फॉलो करके। जैसे हम टेलर के एक वर्क का एग्जाम्पल देख सकते हैं। टेलर एक अमेरिकी थे, एक मैकेनिकल इंजीनियर थे और एक स्टील कंपनी में कार्य करते थे। अब टेलर के लिए स्टील कंपनी में एक समस्या थी कि वर्कर्स जो शवेल का उपयोग करते हैं, जो कोयले को कैरी करता है, तो शवेल का साइज क्या रखा जाए, किस आकार का शवेल उपयोग किया जाए जिससे कि जो श्रमिक हैं वो अच्छे से कोयला इससे अपना फायर या आग में डाल सकें। ये उनकी प्रॉब्लम थी कि भाई किस साइज का शवेल यूज किया जाए। अब उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन उनके पास क्या क्या था। एक तो ये है कि बिग शवेल थोड़ा यूज किया जाए, एक मीडियम शवेल यानी कि मध्यम आकार का शवेल यूज किया जाए, और एक स्मॉल साइज का शवेल यूज किया जाए या कि छोटे साइज का शवेल यूज किया जाए। अब टेलर ने देखा कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहेंगी, यानी कि उसका परिणाम क्या रहेगा। बिग शवेल यूज करते हैं तो वो भारी बहुत हो जाता है, जब उससे कोयला या कोल कैरी किया जाता है तो उससे जो है अपना थकान हो जाती है, श्रमिकों को फैटिग हो जाता है या थकान हो जाती है। वहीं जो स्मॉल या छोटे साइज का शवेल यूज करते हैं तो बहुत ही कम कोयला जो है आग में डाल पाते हैं, जिससे श्रमिकों की जो क्षमताओं का प्रॉपर दोहन नहीं हो पाता, उनकी जो कैपेसिटी वो यूटिलाइज नहीं हो पाती। और टेलर ने जब मीडियम साइज का एक शवेल डेवलप किया जिससे कि सही मात्रा में कोयला भी जो है अपना कैरी हो जाता था और जो है श्रमिकों को थकान भी नहीं होती थी। फिर इस शवेल का जो है यूज़ चालू किया, मेजरिंग प्रोग्रेस, प्रगति मापन, जो अपना श्रमिक थे उनको दिया कि भाई इससे करके देखो। जब उनसे काम करवाया गया तो उसमें जो है एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ के आई। तो इस तरह से टेलर ने जो है निष्कर्ष निकाला कि शवेल का जो है ये साइज होना चाहिए और कोयले को कैरी करने का वन बेस्ट वे है, यानी कि एक सर्वोत्तम तरीका है। इसी तरह से टेलर ने जो है उत्पादन की जितनी भी प्रक्रिया या प्रोसेस है प्रोडक्शन की, उसको जो है डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड किया। क्या रॉ मटेरियल यूज किया जाए या कच्चा माल क्या यूज किया जाए, क्या टूल्स यूज किए जाए, जैसे कि हमने शवेल का देखा, ये टूल्स का उदाहरण है, यानी कि उपकरण क्या यूज किए जाए, क्या मेथड यूज की जाए या प्रक्रिया यूज की जाए किसी भी कार्य करने के लिए। ऐसे डिफरेंट स्टेप्स में उन्होंने सारी गतिविधियों को ब्रेक करके जो है सभी में वन बेस्ट वे खोजने की बात करते हैं, सभी में एक सर्वोत्तम तरीका। और जब एक बार एक सर्वोत्तम तरीका खोज लिया गया, उसको फिर पूरी फैक्ट्री पे अप्लाई कर दिया जाए। इस तरह से टेलर ने जो है वन बेस्ट वे या एक सर्वोत्तम तरीके के थ्रू इंडस्ट्री में कार्य के सभी चरणों को या सारी स्टेप्स को जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया या मानकीकरण कर दिया उसका, कि किस तरह से काम किया जाएगा। और इसके इफेक्ट्स भी बड़े अच्छे निकल के आए कि जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन था वो 3 से 4 गुना तक बढ़ गया। टेलर ने अपनी फैक्ट्री को एक प्रदर्शनी की तरह जो है अपना शो कर किया था कि यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, लोग वहाँ पर आके उनकी
फैक्ट्री में देखते थे कि किस तरीके से काम हो रहा है और किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो बहुत लोगों ने उनसे सीख ली कि किस तरह से कार्य को किया जाए। तो एक तरह से वो एग्जीबिशन जो थी उनकी फैक्ट्री थी कि लोग आकर के देख के सीखते थे कि ये वैज्ञानिक प्रबंधन का क्या तरीका टेलर अपना रहे हैं जो अपना प्रोडक्टिविटी 3 से 4 गुना तक बढ़ जा रही है। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल्स दिए थे, यानी कि 4 सिद्धांत दिए थे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं कि सिद्धांत क्या थे। पहला सिद्धांत था डेवलप अ साइंस फॉर ईच एलिमेंट ऑफ वर्क, है ना, कार्य के प्रत्येक चरण का विज्ञान विकसित करना। जैसा कि अभी हमने देखा था कि कार्यों को जो है अलग अलग चरण में बांट करके जो है सभी के लिए एक विज्ञान विकसित करके वन बेस्ट वे डिसाइड करना और उसके अकॉर्डिंगली जो है काम करे ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि एफिशिएंसी सुनिश्चित की जा सके या दक्षता आ जाए कार्य में, कम से कम रिसोर्सेज में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जो सेकंड प्रिंसिपल था वो साइंटिफिकली सेलेक्ट, ट्रेन एंड डेवलप वर्कमैन, यानी कि श्रमिकों का वैज्ञानिक चयन, प्रशिक्षण और विकास। पहले क्या होता था कि जो अपना वर्कर्स या श्रमिक होते थे वो खुद ही अपने काम का चयन करते थे और खुद ही अपने आप को धीरे धीरे काम करते करते ट्रेन कर लेते थे। जबकि टेलर ने बोला कि नहीं, श्रमिकों का जो है वैज्ञानिक रूप से चयन करना चाहिए कि भाई जो कोई भी कार्य है उसके लिए कौन सा पर्सन सुटेबल है, जिसकी क्वालिफिकेशन इससे मैच करती हो इस कार्य से, उसी को वो कार्य अलोकेट किया जाए। जैसे हम अपना आज इंडिया में भी देखते हैं कि सारी जो भी नौकरियां रहती है उसके लिए जो है पर्सन की क्वालिफिकेशन देखी जाती है, एग्ज़ाम लिया जाता है प्रॉपरली, वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इसी के साथ जो है टेलर जो है प्रशिक्षण की बात करते हैं कि ट्रेनिंग जो है प्रॉपर दिया जाए, उसको कार्य सिखाया जाए, कार्य करने का वन बेस्ट वे या एक सर्वोत्तम तरीका उसको बताया जाए और उसमें उसको सिद्धहस्त कर दिया जाए, जिससे कि अपना श्रमिक का एक विकास इस तरह से हो सकेगा कि वो वन बेस्ट वर्कर बन जाएगा। इसी तरह से जो तीसरा प्रिंसिपल दिया टेलर ने, तो उसमें उसने कहा कि मैनेजमेंट शुड फुल्ली कोऑपरेट विद वर्कर्स, यानी कि प्रबंधक श्रमिकों को पूर्ण सहयोग प्रदान करें, ताकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट या वन बेस्ट वे की बात कर रहे हैं हम, एक सर्वोत्तम तरीके की, उसको ठीक से जो है श्रमिकों के थ्रू क्रियान्वित या इम्प्लीमेंट कराया जा सके। जो चौथा प्रिंसिपल टेलर का था वो ये था कि इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी कि प्रबंधकों व श्रमिकों के मध्य कार्य व उत्तरदायित्वों का बराबर विभाजन। जबकि पहले क्या होता था कि अधिकतर जो काम था वो श्रमिकों के ऊपर लाद दिया जाता था, प्रबंधक ज़्यादा कुछ काम करते नहीं थे। जबकि टेलर ने ये कहा कि भाई जो भी काम प्रबंधक के लायक है, जो उनको फिट करता है, वो उनको खुद को करना चाहिए और जो है कार्यों का बराबर विभाजन दोनों के बीच में होना चाहिए, मैनेजर और वर्कर दोनों के बीच में। तो इस तरह से टेलर ने 4 सिद्धांत दिए जिनको कि वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत भी कहा जाता है। हमने वैज्ञानिक प्रबंधन के 4 प्रिंसिपल्स देख लिए। हम देख लेते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की क्या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की फिलॉसफी भी कह सकते हैं, यानी कि दर्शन। ये वैज्ञानिक प्रबंधन का दर्शन था। कुछ किताबों में आप देखेंगे कि इन्हीं को जो है विशेषता है, इनको सिद्धांत के रूप में दिया हुआ रहता है कि ये अपना वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत है, जबकि ये सही नहीं है। ये दर्शन था या विशेषताएं थी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। सिद्धांत वो थे जो इससे पहले हमने डिस्कस किए 4 सिद्धांत। हालांकि एग्जामिनर जो है हो सकता है इन्हीं जो है विशेषताओं को कभी जो है सिद्धांत के रूप में पूछ ले, तो अगर आपको वो ऑप्शंस ना मिले तो आप इस पर टिक कर सकते हैं कि ये जो है सिद्धांत है, हालांकि ये है विशेषताएं। तो पहली विशेषता है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि विज्ञान न कि अनुभवाश्रय। इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, तो उसमें जो रेंचो रहता है वो कॉलेज के प्रिंसिपल से जा कर के बोलता है कि जो है कॉलेज में जो पढ़ाई का तरीका है वो ठीक नहीं है। तो फिर बाद में जो उसको क्लास में ले जाता है प्रिंसिपल, बोलता है कि पढ़ाओ तुम, तो वो जो है अपना लिख देता है बोर्ड पर फरहानी ट्रेट और प्री ग्रेजुअलाइजेशन। तो उस समय वो वन बेस्ट वे की बात कर रहा होता है कि पढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या हो सकता है। और जबकि पहले जो कॉलेज में पढ़ाने का तरीका था वो अनुभव पे आश्रित था, या कि रूल ऑफ थंब पे आश्रित था कि आओ और किताबों से उठा करके सीधे पढ़ाने लग जाओ, उसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, तो वो रूल ऑफ थंब था। जबकि जो रेंचो रहता है वो कई सारी जो स्टडीज़ या रिसर्च जो होती रहती है, पेपर में छपता है जिनके बारे में, उनको आधार बना के जो है पढ़ाई के तरीके में परिवर्तन करवाना चाहता था या वन बेस्ट वे अप्लाई करवाना चाहता था। इसी तरह से दूसरा सिद्धांत है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि सामंजस्य ना कि विवाद। किसी भी फैक्ट्री में 3 तरह के लोग रहते हैं। एक तो ओनर होता है,
यानी कि जो मालिक होता है कंपनी का। दूसरा जो है मैनेजर होता है, यानी कि प्रबंधक। और जो तीसरा होता है वो होता है वर्कर, यानी कि श्रमिक। तो जो भी मालिक रहता है उसका जो है प्रबंधक को अधिकार दिए हुए रहते हैं उसने कि वो वर्कर से काम करवाए। और शुरुआत में मैनेजर और वर्कर्स के बीच में काफ़ी विवाद रहता था, कई बार स्ट्राइक पे चले जाते थे वर्कर यूनियन के कहने पर, जो एसोसिएशन उनकी रहती थी, तो उनमें जो है टकराव होता था, वर्सेस कह सकते हैं, विरुद्ध रहते थे दोनों एक दूसरे के। लेकिन टेलर ने कहा कि जो मैनेजर और वर्कर्स हैं उनके हित कोई अलग अलग नहीं है, उनके हित जो है समान है। तो उनको जो है ये विरुद्ध वाली भावना हटानी चाहिए और बीच में जो है कोऑपरेशन और बॉन्डिंग बनानी चाहिए दोनों को, जिससे कि अधिकतम प्रोडक्शन प्राप्त किया जा सके। और साथ ही टेलर ने यह भी कहा कि जब भी अपना जो है कोई लाभ होता है, गेन्स होते हैं, तो उसको जो है वर्कर्स के साथ भी शेयर करना चाहिए, उनको भी जो है बोनस या कुछ भी अधिक प्रोडक्शन होने पर प्रोवाइड करना चाहिए। तो जैसे अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है किसी कंपनी का, तो जो है यहाँ पर वर्कर को बोनस मिलना चाहिए। इस तरह से टेलर ने कहा कि मैनेजर्स और वर्कर्स जो है इनके हित कोई अलग अलग नहीं है, समान हित है। अगर वो मिलकर के काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और दोनों का ही लाभ होगा, और साथ में ऑनर का भी लाभ होगा या मालिक का भी लाभ होगा। इसके लिए टेलर ने कंसेप्ट भी दिया था मेंटल रेवोल्यूशन का, यानी कि मानसिक क्रांति। मेंटल रेवोल्यूशन यानी कि मानसिक क्रांति। तो ये मेंटल रिवॉल्यूशन के अंतर्गत टेलर का कहना ये था कि दोनों जो है मैनेजर और वर्कर्स अपनी सोच में इस तरह से क्रांतिकारी बदलाव करें या ट्रांसफॉर्मेशन करें कि दोनों सामंजस्य के साथ कार्य करने लगें। और टेलर का कहना था कि अगर हार्मनी होगी, सामंजस्य होगा दोनों मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, तो उन्हें अपना जो है स्ट्राइक पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी श्रमिकों को। और इस तरह से जो श्रमिक संघ है उसका कोई काम ही नहीं रहेगा, जो वर्कर्स यूनियन है उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों के बीच में सामंजस्य रहेगा, दोनों अच्छे से काम करेंगे, फैक्ट्री को प्रॉफिट पहुंचाएंगे और दोनों के बीच में वो शेयर भी हो जाएगा पैसा। जो तीसरी विशेषता है इसकी वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, मतलब सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। टेलर का कहना था कि जो प्रबंधक और श्रमिक है उनके बीच में जो है सहयोग होना चाहिए, न कि अपना जो है व्यक्तिगत हित जो है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए उनको अपने। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मूवी थी चक दे इंडिया, उसमें जो कोच कबीर खान रहता है वो जो है शुरू में जाकर के देखता है तो टीम के जितने भी खिलाड़ी रहते हैं वो सोचते थे कि हम गोल कर दें, तो वो अपने जो है व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता दे रहे थे खिलाड़ी जितने भी थे। वहीं जो है अपना कोच जो है वो ये बोलता है कि कौन गोल करता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, टीम का गोल होना चाहिए जिससे कि जीत मिल सके। तो उसका कहना था कि जो भी अप्रोप्रिएट जगह पर है गोल करने के, उसको जो है बॉल पास कर दी जाए। उसी तरह से टेलर भी जो है वो व्यक्ति का जो है हित की बजाय जो है समूह के हित को प्राथमिकता देते हैं। और समूह के हित को ही अगर सारे उसके सदस्य अपना हित समझने लगेंगे तो उनमें जो है कोऑपरेशन की या सहयोग की भावना विकसित होगी। जो चौथी विशेषता है वैज्ञानिक प्रबंधन की, वो है अपना मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, यानी कि अधिकतम उत्पादन ना कि सीमित उत्पादन। टेलर ने फैक्ट्रीज में जो है एक फिनोमेना देखा जिसको उसने सोल्डरिंग फिनोमेनन कहा। सोल्डरिंग, इसका हिंदी में कोई सटीक अनुवाद तो नहीं किया जा सकता है। तो टेलर का ये कहना था कि जो श्रमिक होते हैं या वर्कर्स होते हैं उनमें एक सोल्डरिंग की जो है टेंडेंसी होती है कि वो जो अपना जो है कार्य को जो है रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करते हैं, रेस्ट्रिक्ट यानी सीमित करने की या रोकने की कोशिश करते हैं। तो टेलर का ये कहना था कि सोल्डरिंग दो तरह की होती है, एक तो अपना पर्सनल होती है और एक होती है सिस्टमैटिक। पर्सनल सोल्डरिंग मतलब जो है व्यक्ति अपने स्तर पे करता है, जैसे उसकी कुछ आदतें रहती हैं, हैबिट्स, चीज़ों को टेक इट ईजी लेने की, या उसके जो एटीट्यूड्स रहते हैं, तो उसकी वजह से वो जो है अपना उत्पादन को या प्रोडक्शन को सीमित कर देता है। उसी तरह से एक और जो है सिस्टमेटिक सोल्डरिंग भी
टेलर ने फैक्ट्रीज के अंदर पाई, जिसके तहत जो अपना श्रमिकों का ग्रुप होता है वो जो मिल करके जो है प्रोडक्शन को रेस्ट्रिक्ट करता है या सीमित करता है, ताकि जो प्रबंधन है उसकी अपेक्षाएं जो है कम रहे। उनको लगता था कि अगर एक बार हमने ज़्यादा काम कर दिया तो फिर हमेशा जो प्रबंधन की अपेक्षा है हमसे ज़्यादा काम एक्सपेक्ट करेंगे। तो टेलर का कहना था कि श्रमिक अपनी सोच में मानसिक क्रांति लेके आए और अधिकतम उत्पादन प्रदान करें, न कि सीमित उत्पादन, जिससे कि उनको भी बेनिफिट होगा जब उनको बोनस और दूसरी तरह के लाभ ट्रांसफ़र या पास ऑन किए जाएंगे। तो टेलर का कहना था कि जब इन सब चीज़ों को फॉलो किया जाएगा तो जो है डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की अधिकतम कार्यकुशलता और समृद्धि का विकास किया जा सकेगा। उसको प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा तो उसकी जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आपस में सहयोग होगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसको प्रॉपर टूल्स दिए जाएंगे, प्रॉपर मेथड दी जाएगी, प्रॉपर मशीन दी जाएगी तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसकी प्रॉस्पेरिटी या की समृद्धि बढ़ेगी। तो इस तरह से हमने देखा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की विशेषताएं क्या थी और दर्शन क्या था। अब हम देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स या तकनीकें क्या थी। तो ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट या वैज्ञानिक प्रबंधन की तकनीकें हैं वो टेलर के जो शोध थे उन पर आधारित है, या उसने जो रिसर्च की उस पर बेस्ड है। ऐसी जो पहली तकनीक है वो है फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि कार्यात्मक फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप में टेलर ने जो है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों को अलग अलग कर दिया है, यानी कि नियोजन और क्रियान्वयन दोनों को पृथक किया। प्लानिंग के लिए फैक्ट्री मैनेजर के नीचे एक प्लानिंग इंचार्ज की व्यवस्था की गई और इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक प्रोडक्शन इंचार्ज। तो प्लानिंग इंचार्ज जो है प्लान बनाते थे और जो प्रोडक्शन इंचार्ज है उनको क्रियान्वित कर या लागू करवाते थे। इसी तरह से प्लानिंग इंचार्ज के नीचे उसने 4 तरह के फोरमैन की व्यवस्था की। एक इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा डिसिप्लिनेरियन, और इसी तरह से प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे 4 और फोरमैन थे जो कि स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर्स बॉस और इंस्पेक्टर के नाम से जाने जाते थे। और जो कोई भी श्रमिक या वर्कमैन रहता था वो इन 8 फोरमैन से जो है निर्देश प्राप्त करता था। 4 उसको योजना से रिलेटेड या प्लानिंग से रिलेटेड निर्देश देते थे, और बाकी के जो 4 थे स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ये इम्प्लीमेंटेशन या प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्रियान्वयन या उत्पादन से रिलेटेड जो है निर्देश या इंस्ट्रक्शन देते थे वर्कमैन को। तो इस तरह से टेलर ने जो है 8 फंक्शनल फोरमैन की व्यवस्था की, जिससे कि कार्यों में विशेषीकरण प्राप्त हो सके और कार्यों का प्रॉपर विभाजन सुनिश्चित किया जा सके। तो फंक्शनल फोरमैनशिप के जरिए एक तो उसने प्लानिंग को जो है इम्प्लीमेंटेशन से पृथक कर दिया। आज भी हम देखते हैं कि कई जगहों पे प्लानिंग सेल अलग रहती है। तो ये आइडिया बेसिकली टेलर का ही था कि प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन से अलग रखा जाए, जिससे कि विशेषीकरण दोनों में प्राप्त हो सके, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में। जैसा कि वो समझता था कि 8 आयाम काम के होते हैं जिसको लेकर के वर्कमैन या श्रमिक को विशेषीकृत जो है मार्गदर्शन और निर्देश दिए जाने चाहिए। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम टेलर को ही कंटिन्यू करेंगे और इसकी जो रिमेनिंग टेक्निक्स हैं उनको समझेंगे, और उसके बाद जो है फेयोल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना, और साथ ही कोई सजेशन हो तो उसको ज़रूर अवॉइड करना, ताकि आने वाले सेशंस को और बेहतर बनाया जा सके।